नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें एक यूनिक अप्रोच अब हम लोग अपना रहे हैं ताकि इकोनॉमिक्स को बेटर ढंग से लर्न किया जाए, कॉन्सेप्ट समझे जाएं और जैसे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं उसको सारे के सारे क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कर पाएँ। एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी ये अप्रोच का नाम है जो हम फॉलो करेंगे। हमने एज ए बेस इन चीज़ों को समझने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन जो 2016 में 40 सेट्स में आए थे उसको एक एक करके सोल्व कर रहे हैं। हम पार्ट 6 करेंगे, अभी पार्ट 5 ऑलरेडी हो चुके हैं और हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिनेकल का ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्ड ड्राइव स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.ssccglpinnacle.com, वहाँ इसकी डिटेल है। इससे आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स, सारा स्टडी कंटेंट, डे वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टायर 1, टायर 2, टायर 3, हर तरह का कंटेंट है वो एक्सेस कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन है वो बेहतर हो एसएससी सीजीएल स्पेसिफिक। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। इनहेरिटेंस जो पैतृक संपत्ति होती है उस पे लगने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन है कि पैतृक संपत्ति पर लगने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं। एक्साइज ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स या सेल टैक्स। हम पहले ड्यूटीज या टैक्स के बारे में एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इससे आप हर तरह का क्वेश्चन है टैक्स से रिलेटेड कर पाओगे। आमतौर पे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक गलती कि वो बैंकिंग और एसएससी को बहुत नज़दीक से करने की कोशिश करते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं समझते। बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इस तरह से आते हैं कि बताओ मनरेगा को कितना पैसा अलोकेट हुआ, या बताओ कितना % टैक्स कम हुआ। डाटा से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी स्कीम में क्या हुआ। लेकिन एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं आते। एसएससी में किस तरह के आते हैं, जो अभी आपके सामने क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब टैक्सेशन के बारे में आपको जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको डाटा याद हो या न हो। इसका मतलब जो बजट में आप बजट भाषण सुनते हैं उससे कोई ज़्यादा एसएससी का कोई लेना देना नहीं है। कहीं आप बजट याद कर दो तो आपको लगे कि मेरी बजट से रिलेटेड बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको लर्न करना चाहिए, न कि डाटा याद करना चाहिए। डाटा आपको दूसरे रूप में करना है कि कौन सा टैक्स सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है, उस तरह का टैक्स आपको याद करनी चाहिए। हम चलते हैं एसएससी पर्सपेक्टिव से, या गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग को छोड़कर, उसको समझने के लिए आपको क्या चीज़ समझनी चाहिए टैक्सेशन के बारे में, इन चीज़ों से रिलेटेड। देखिए, जब आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे indiabudget.nic.in, उसके बाद फिर आप जो पूरा डिटेल देखेंगे कि कैसे टैक्स रिसीट होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, वो चीज़ देखनी है आपको। वो नहीं देखा हम बजट भाषण में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए, ज़्यादा कोई रेलिवेंट नहीं है एसएससी पर्सपेक्टिव से। वो बैंकिंग पर्सपेक्टिव या करंट पर्सपेक्टिव से आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब सरकार के पास 3 तरीके से रेवेन्यू आएगा। एक टैक्स रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, और तीसरा कैपिटल रिसीट बोलेंगे। 3 तरीके से पैसा आएगा, जिसमें 2 रेवेन्यू है और 1 कैपिटल है। कैपिटल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है और रेवेन्यू होता है वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है कि 1 साल के अंदर क्या पैसा आ रहा है सरकार के पास, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। और 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए, जैसे कि लोन लेना है कोई, उस तरह की चीज़ के लिए जो कि लॉन्ग टर्म होता है, उसको कैपिटल रिसीट बोला जाता है। ज़्यादा समझने के लिए हम इसको डीप में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कैपिटल रिसीट कौन कौन सी होती है। तो आपको समझ में आएगा कि ये कैपिटल रिसीट में काउंट होती है, ये टैक्स रिसीट में काउंट होती है, ये नॉन टैक्स में काउंट होती है। सबसे पहले हम चलते हैं टैक्स रेवेन्यू की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि टैक्स रिसीट है वो कौन कौन सी होगी। तो देखते हैं। हम इसको समझने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर को, टैक्स रेवेन्यू को समझने के लिए 2017-18 का डाटा ले रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही फ्रेश डाटा है, हम लोग ले रहे हैं जो बजट में आया है। तो देखते हैं टैक्स कौन कौन से होंगे। एक होता है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स कौन सा होता है, जो कंपनीज पे लगता है।
ये टैक्स कंपनीज पे लगने वाले को कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं। उसका जो टोटल कॉरपोरेशन टैक्स है वो सरकार को आता है या आया है वह लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास, 4,93,923 2016-17 में, और सरकार का टारगेट है 2017-18 में 5.38 लाख करोड़। जो टैक्स ऑन इनकम, टैक्सेशन ऑन इनकम, ये कौन से टैक्स हैं? जो इनकम टैक्स पे सीधा लगते हैं उनको हम लोग टैक्स ऑन इनकम बोलते हैं। पूरी डिटेल में आप देखेंगे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन सीधा तो देखिए वो कौन कौन से हो सकते हैं। टैक्सेशन ऑन इनकम, वो कलेक्शन आया है सरकार के पास में। क्या ये जानना ज़रूरी है कि कितना कलेक्शन आया? वो इस नज़र से जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन कई बार ये आता है कि बताओ सबसे ज़्यादा टैक्स है वो कौन सा सरकार को मिलता है, तो आंसर क्या होगा इस केस में? इस केस में होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 4.93 लाख करोड़ है वो टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स है। टैक्स ऑन इनकम वो है 3.53 लाख करोड़, और वेल्थ टैक्स है। अब देखो जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे था एस्टेट ड्यूटी। अब इससे डाटा से आपको पता चलेगा कि यहाँ तो कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब अब नीचे देखेंगे नोट्स में तो वहाँ पे पता चलेगा कि सरकार ने एस्टेट ड्यूटी, टैक्सेस ऑन वेल्थ और गिफ्ट टैक्स है वो ख़त्म कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई आंकड़ा नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन क्योंकि वो इस एक्ट में ज़रूर है, फाइनेंस एक्ट में, इसलिए यहाँ पे दिखाया जाता है, जिससे बेशक डाटा नील भी क्यों ना हो। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, क्योंकि ये पीछे लगता था। पीछे कब लगता था? 2015-16 में लगा था, 2016-17 में नहीं लगा। उसके बाद सरकार ने बंद किया, तो अब वो ये आंकड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा, ये डाटा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वेल्थ टैक्स में क्या क्या आता है? एस्टेट ड्यूटी मतलब इनहेरिटेंस टैक्स, टैक्स ऑन वेल्थ और गिफ्ट टैक्स, ये तीनों टाइप के टैक्स हैं वो वेल्थ टैक्स के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही एक ध्यान देने वाली बात है कि देखने में लगता है वेल्थ टैक्स, लेकिन सरकार को ज़्यादा कलेक्शन हुआ नहीं इससे, इसलिए ये इन टैक्स को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके कलेक्शन पे ज़्यादा खर्च आ रहा था बजाय कि जितना टैक्स रेवेन्यू सरकार को आ रहा है, इसलिए इनको बंद करना पड़ा। कि ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया। हो सकता है आने वाले टाइम में दोबारा आए, ये स्पेशली स्टेट ड्यूटी आने की संभावना हो सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन जो फिलहाल है क्या है, अभी 2017 का बजट आया, उसमें इस तरह के इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन क्योंकि जीएसटी आएगा आगे और उस पर क्या रुझान रहता है, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में ये प्रपोजल या ये सुझाव दिया गया कि सरकार को टैक्सेशन है वो प्रॉपर्टी पे एक रेशनलाइज रूप में लगाना चाहिए। फिर है कस्टम ड्यूटी। हमने देखा पहले कॉरपोरेशन टैक्स, फिर देखा हमने इनकम टैक्स, फिर वेल्थ टैक्स, और फिर है कस्टम टैक्स। इससे एक तो ये पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगा रही है। आपको कई बार क्वेश्चन आए कि स्टेट ड्यूटी है वो कौन सी गवर्नमेंट लगाती है, तो आंसर क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। तो सीधा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका मतलब इसके अलावा जो टैक्स लगेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, और कुछ एक टैक्स होते हैं जो लोकल बॉडीज होती है वो लगाती है। वो बिल्कुल पता चल जाता है उसका, लोकल अर्बन का। आमतौर पर सेंटर और स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है कस्टम से रिलेटेड। अब कस्टम में क्या आएगा? इंपोर्ट ड्यूटीज। जो टोटल इंपोर्ट ड्यूटी है सरकार की वो थी 2,09,950। सरकार को कलेक्शन आया लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास में, और टोटल जो कस्टम है मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो सरकार के पास टोटल जो रिसीट आई वो लगभग 6,300 या आप बोल सकते हैं 7,000 के आसपास का कलेक्शन है वो सरकार को एक्सपोर्ट से आया। तो आप बोलेंगे एक्सपोर्ट से कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती ड्यूटी में। देखिए आप इसको इकोनॉमिक्स को भी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर सरकार ने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी ज़्यादा लगाई तो क्या इंप्लीकेशन होगा? एक्सपोर्ट नहीं होगा, महंगा पड़ जाएगा इंडिया का एक्सपोर्ट, कोई खरीदेगा नहीं इंडिया आइटम, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बढ़ेगा। इसलिए सरकार क्या करती है कि इंपोर्ट पे ही जितना लगाना होता है ड्यूटी लगाती है। एक्सपोर्ट से न के बराबर ही इनकम होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी से, लेकिन इंपोर्ट से सरकार को ज़्यादा होती है। और इंपोर्ट का ये भी होता है
कि अगर आपने इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी तो ज़्यादा बाहरी सामान है इंडिया में नहीं आएगा, जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। दूसरी क्या है कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, फॉरेन करेंसी वो बाहर नहीं जाएगी, इसका मतलब रिजर्व्स आपके पास रहेंगे और ट्रेड बैलेंस है वो बना रहता है। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है कस्टम में, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम लगाई जाती है या उसका कोई ज़्यादा कलेक्शन हो नहीं रहा है। फिर आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यूनियन एक्साइज ड्यूटी सबसे ज़्यादा जो इस बार 2016-17 का बजट में जो कलेक्शन की ग्रोथ हुई है वो एक्साइज ड्यूटी में हुई है, और सरकार का मानना है कि हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्साइज ड्यूटी है, अगर इसकी आगे देखा जाए तो देखो बेसिक एक्साइज ड्यूटी के बाद में इसमें कुछ कोई एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन हाई स्पीड डीजल ऑयल, कोई मोटर स्पिरिट पे अलग अलग करके ये कुछ इनमें वैरायटी बना रखी है, जैसे पान मसाले एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। हालांकि आगे इसकी जो डेरिवेशन है वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी है और टोटल जो एक्साइज ड्यूटी है उसका जो कलेक्शन आया है वो सरकार के पास आया है 3,87,368 करोड़। अब हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसको अरेंज द ऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पे कौन सी, कि सबसे ज़्यादा टैक्स किससे मिल रहा है, उसके बाद उससे कम किससे मिल रहा है। तो आप इस डाटा को देखकर बता पाएंगे कि कौन सा टैक्स कितना सरकार को सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला टैक्स कौन सा है, आप वो भी डाटा देख पाएंगे। फिर है सर्विस टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी थी वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम पे लगता है, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, इन हाउस प्रोडक्शन इन कंट्री में प्रोडक्शन होता है, उसको एक्साइज ड्यूटी के तहत लाया जाता है। इसमें बहुत सारे आइटम भी दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं समझने के लिए। सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगता है और टोटल जो सर्विस टैक्स उसकी कलेक्शन है वो 2,47,500। आप बोल सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग पे या एक्साइज ड्यूटी है वो 3.8 लाख करोड़ है और 2.47 लाख के आसपास है वो सर्विस टैक्स है। तो सर्विस टैक्स की संभावनाएं ज़्यादा है, जैसे कि वित्त मंत्री भी बोलते हैं, सरकार भी बोल रही है कि सर्विस टैक्स का दायरा सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, सर्विस टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा। जीएसटी है इसको उसकी तरफ ले जा रहा है। फिर आता है जो दूसरे टैक्सेस, कमोडिटी से रिलेटेड आप बोल सकते हैं अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, जैसे कि ट्रेड पे टैक्स है, टैक्सेस ऑन सेल, ट्रेड एटसेट्रा, ये इस तरह के टैक्स है। वो केंद्र सरकार है वो कोई चार्ज उसका ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है फिलहाल, पहले होता था ये, लेकिन अभी इस टैक्स को सरकार कोशिश करिए कि सिंप्लीफाई हो। और जैसे ये 8-10 कैटेगरी बनी हुई थी एक्साइज ड्यूटी की, जब जीएसटी आएगी तो ये सारी जो कैटेगरी है वो बनकर कम से कम हो जाएगी। हालांकि पूरा प्रारूप क्या होगा जीएसटी का वो तो पूरा आने के बाद ही चलेगा और हो सकता है 1 साल लगे उसको पूरा रिफाइन होने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। टैक्स ऑन टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटरी, वहाँ से भी सरकार को रेवेन्यू आता है। तो यूनियन टेरिटरी का जो टैक्स होता है वो पार्लियामेंट ही पास करती है, जिस राज्य में उसकी जिस यूनियन टेरिटरी में क्योंकि विधानसभा तो दो ही, ये जो असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली 2 यूनियन टेरिटरी में है, दिल्ली और पुडुचेरी, लेकिन बाकी यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही बजट में उसका प्रोविज़न होता है और जो कैलकुलेशन है टैक्सेशन से रिलेटेड केंद्र सरकार करती है। यूनियन टेरिटरी में कलेक्शन है ज़्यादा नहीं है 4,277 करोड़। तो ये था टोटल टैक्स रेवेन्यू। टोटल टैक्स रेवेन्यू सरकार को कितना आया 17,32,3,242। 17 लाख के आसपास भारत में टैक्स है वो आता है। और अगले साल अगर मैं बात करूं 2017-18 की तो 19 लाख के आसपास सरकार ने टारगेट रखा है कि हमारे पास टैक्स आए। सरकार का यह मानना है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोग ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में आएंगे और जीएसटी आने के बाद में जो टैक्सेशन है वो दायरा बढ़ेगा और सरकार को ज़्यादा कलेक्शन आएगा। 2000 पहले 14 लाख के आसपास था, अब 17, फिर 19, इस तरह से करके सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है। हालांकि ये टोटल टैक्स है, इस टैक्स में से राज्यों का शेयर भी होगा,
35 से लेकर 36 और धीरे धीरे करके 42% की तरफ जा रहा है ये शेयर। इसका मतलब बाकी का जो कलेक्शन होगा, बाकी का फंडिंग होगी, वो देखिए यहाँ पे स्टेट का शेयर कितना है। स्टेट का शेयर है इसमें लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास। इसका मतलब जो ग्रैंड टोटल सरकार को, केंद्र सरकार को मिलने वाला है वो होगा 10.88 लाख। आप बोल सकते हैं जो टोटल टैक्स आता है उससे दो चीज़ें माइनस होती है। एक होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, या जिसको आप बोल सकते हैं कि NCCD, नेशनल क्लाइमेटी के लिए जो कलेक्शन होता है, वो फंड होता है, वो कट जाता है। और इसमें लगभग 6,000-7,000 करोड़ के आसपास ये इसको माइनस में हुआ है, कुछ कस्टम से और कुछ एक्साइज से। तो ये जो टैक्स लग रहा था ये 7,000 उसको डिडक्ट हुआ इससे, प्लस राज्यों का जो शेयर था अब 6 लाख करोड़ के आसपास राज्यों को मिला, जो कि 35-36% के आसपास बन रहा है। उसके बाद 10,88,000 करोड़ है वो अब केंद्र सरकार के पास है, जो विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च होगा। इसमें टैक्सेशन से रिलेटेड डेफिनेशन है जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है। दिस टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ कंपनीज अंडर इनकम टैक्स 1961 एक्ट है टैक्स, उसके तहत कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है कंपनीज पे। टैक्स ऑन इनकम क्या है? टैक्स ऑन इनकम जैसे ऊपर आया था टैक्स ऑन इनकम, तो इंडिविजुअल फर्म्स कंपनी के अलावा, कंपनी पे लगती है तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स होगा। बाकी जो फर्म होती है, इंडिविजुअल फर्म हुई या HUF हुआ, हिंदू यूनाइटेड फैमिली या इंडिविजुअल्स, उन सब पे जो टैक्स लगता है उसको टैक्स ऑन इनकम बोलते हैं। दिस हैड ऑल्सो इंक्लूड अदर टैक्सेस मेनली सिक्योरिटी। इसके अलावा जो ये भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है किस हेड के अंतर्गत काउंट हो सकता है, तो वो टैक्स ऑन इनकम पे काउंट होगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है उस पर ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगता है सिक्योरिटीज पे, कैपिटल मार्केट पे, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। विच इज लेविड ऑन ट्रांजेक्शन इन लिस्टेड सिक्योरिटी अंडरटेकन ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इन द यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड में भी लगता है वो भी टैक्स ऑन इनकम में काउंट होता है। फिर आता है वेल्थ टैक्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था वेल्थ टैक्स क्या होता है। दिस वाज ए टैक्स लेविड ऑन स्पेसिफाइड एसेट्स ऑफ सर्टेन पर्सन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड कंपनीज अंडर द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957। और इसके अंतर्गत, हालांकि ये जो टैक्स है वो 2016-17 से अबोलिश्ड कर दिया गया है कि ये जो वेल्थ टैक्स है वो अब नहीं लगेगा, 2016-17 से अबोलिश्ड था। हालांकि 2015-16 में सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास आया, उससे ज़्यादा तो इस पर खर्चा हुआ है इसको कलेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब अच्छा तरीका नहीं था, सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिर आता है कस्टम। कस्टम होता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। हम सिर्फ डेफिनेशन करें उसके। और बेसिक ड्यूटी ऑफ कस्टम इज लेवल ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ये अलग अलग तरीका है कि कस्टम में भी बेसिक ड्यूटी है, एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स, अलग अलग और भी हैं। इसकी एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशल ड्यूटी, कई टाइप के कस्टम ड्यूटीज आगे हो जाती है, लेकिन मेन तो कस्टम है, उसकी डेरिवेशन है। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी और इंपोर्ट ड्यूटी होगी। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, वो कहाँ पे लगती है हमने पहले डिस्कस कर लिया, मैन्युफैक्चर्ड आइटम पे लगती है, कई टाइप की होती है। ये सारी डेफिनेशन है इसके अंतर्गत आई हुई है, जब आप इस साइड पे जाएंगे। सर्विस टैक्स है वो सर्विसेज पे लगता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए कि सबसे ज़्यादा टैक्स कौन सा होता है। हम इस चीज़ को देखने के लिए एक और स्लाइड है उस पर चलते हैं, जिसमें कि उसमें थोड़ा ब्रीफ में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हेड बन गए हैं इसके नीचे, कृषि, कल्याण, सेस, ये सारे मिलाकर, तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम उस पर चलते हैं, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। हम चलते हैं इसकी समरी पे, एब्स्ट्रैक्ट पे चलते हैं, और उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा समरी फॉर्मेट में। ये देखिए आप, जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो है सरकार के पास कलेक्शन 4.93 लाख करोड़, 4,93,923 करोड़। टैक्स ऑन इनकम मतलब इनकम टैक्स है वो 353 करोड़, 353 लाख करोड़, सॉरी 3,53,173। और वेल्थ टैक्स है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि वेल्थ टैक्स नहीं है। कस्टम है वो 2,17,000, ज़्यादातर ये इंपोर्ट ड्यूटी होती है। एक्साइज ड्यूटी होती है वो 387।
368 मतलब 3,87,000। सर्विस टैक्स है 2,47,500 और यूनियन टेरिटरी से टैक्स मिलता है 4,02,077। कुल मिलाकर ये जो टैक्स है कॉरपोरेशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी है वो सबसे दूसरे नंबर उसका होता है। तीसरे नंबर पर कलेक्शन होती है इनकम टैक्स से। चौथे पे होती है सर्विस टैक्स से। और पांचवें पे होती है कस्टम ड्यूटी से। सर्विस टैक्स है थोड़ा सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले टैक्स में से होगा। हालांकि जो इस बार कलेक्शन आया है सरकार का एक्साइज ड्यूटी में काफ़ी ज़्यादा उनको कलेक्शन मिला है। टारगेट था 288, टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है एक्साइज ड्यूटी में। इसका अच्छा तरीका था कहीं कहीं टैक्स कलेक्ट करने का। हम देखते हैं आगे की नॉन टैक्स रिसीट क्या होती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जो खर्च करने के लिए होगा टैक्स रेवेन्यू वह 10.88 लाख। क्यों? क्योंकि 6 लाख है वो राज्यों का शेयर होगा तो माइनस किया जाता है। और वो नेशनल क्लाइमेटिक कंटीजेंसी फंड जिसको बोलते हैं या नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसमें वो भी माइनस होता है, लगभग 7,000-6,000 करोड़ के आसपास वो भी है। नॉन टैक्स रिसीट आती है। तो एक तो टैक्स रेवेन्यू तरीका हो गया सरकार का, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो क्या होता है? एक तो इंटरेस्ट आता है, जैसे कि सरकार के पास लगभग 18,000 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट रिसीट आई। फिर डिविडेंड एंड प्रॉफिट, जैसे कि पीयूसी होते हैं, एसबीआई या पब्लिक सेक्टर बैंक या आरबीआई, इन सबसे जो प्रॉफिट आता है, डिविडेंड आता है, वो सरकार को मिलता है। अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू वो 1.61 लाख करोड़। रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी 1401। तो ये कुल मिलाकर नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा वो 3,34,770। आप बोल सकते हैं कि लगभग जितना एक्साइज ड्यूटी, जितना इनकम टैक्स आता है उतना नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। तो सरकार की जो टोटल रेवेन्यू रिसीट हुई वो कितनी हुई? नॉन टैक्स को मिला, तो नॉन टैक्स प्लस टैक्स वाली, तो ये तो 10 लाख और प्लस ये 10.88 प्लस 3.34 टोटल होगी 14.23। ये वाला फिगर काउंट नहीं करते टोटल वाला, क्योंकि राज्यों वाला है वो डिटेक्ट हो जाता है, पहले राज्यों का शेयर है वो अलग हो जाता है। नॉन टैक्स में राज्यों को कुछ नहीं मिलता। फिर आते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल लॉन्ग टर्म वाली नॉन डेट रिसीट होती है। 2 टाइप की रिसीट होती है ये भी, नॉन डेट रिसीट और डेट रिसीट्स। डेट रिसीट में क्या आएगी? मार्केट में लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड, इस तरह की जो चीज़ें होंगी। और नॉन डेट में जैसे सरकार को रिकवरी आती है, लोन एडवांस दिए होते हैं, उससे रिलेटेड कैपिटल रिसीट, ये कैपिटल रिसीट्स में आएगी। तो कुल मिलाकर जो सरकार का जो बैलेंस है वो इतना हो जाता है। टोटल रिसीट्स 19,33,000 ये टोटल रिसीट है कैपिटल और नॉन जो रेवेन्यू रिसीट है उनको मिलाकर। अब इसमें से सरकार को आगे अपना एक्सपेंडिचर प्लान है वो बनाना पड़ता है। ये था टैक्सेशन के बारे में जानकारी कि कौन सा टैक्स है वो कैसे, कितना कलेक्शन होता है और केंद्र सरकार कौन कौन से टैक्स लगा रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं इसको। अब हम वापस उस क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया था, और क्वेश्चन था, हम वहां पे आ गए वापस जहां से हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन था टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। पैतृक संपत्ति पे जो कर लगता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियसली एस्टेट ड्यूटी हो गई। हमने एक्साइज ड्यूटी के बारे में पढ़ा, हमने गिफ्ट टैक्स के बारे में पढ़ा, हमने सेल टैक्स के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन ये भी आ सकता था, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स को अबोलिश कर दिया गया है? तो ये एस्टेट ड्यूटी को अबोलिश कर दिया गया है और गिफ्ट टैक्स को भी अबोलिश कर दिया गया है। टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एस्टेट ड्यूटी, इसका फाइनल आंसर। इट इज ए टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय डेड पर्सन। जो डेड पर्सन होता है उसको वो छोड़ देता है तो उस टाइम में प्रॉपर्टी उसकी उस पर टैक्स लगता है। एन एक्साइज ड्यूटी इज एन इनलैंड टैक्स ऑन सेल और प्रोडक्शन फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, और टैक्स ऑन ए गुड प्रोड्यूस फॉर सेल और सोल्ड विद इन ए कंट्री और लाइसेंस फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? निम्नलिखित में से कौन सा फीचर है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नहीं है? तो पहले तो पता होना चाहिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि लेजी फ्री, मतलब फ्री मार्केट, जहां पे कि प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है, उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। उसके फीचर की तरफ चलते हैं कि क्या होती है और उसके मेन फीचर क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट सिस्टम वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप हो तो उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। इंडिया में आज़ादी के बाद ये सोचा गया कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए सरकार ने स्पेशली दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड 5 प्लान था, उसमें बहुत बड़े बड़े पीएसयू बनाए। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जिसमें प्राइवेट का भी स्थान था। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, उनके पास में ही होता है 98%, 95% या ज़्यादातर, और उसमें प्रॉफिट होता है, मेन मोटिव होता है। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सर्विस होता है, सोशल एजेंडा होता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आप प्रॉफिट सरकार का उद्देश्य किसी कंपनी को बनाकर प्रॉफिट कमाना नहीं है। सरकार का उद्देश्य नेशनल स्तर पर ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है, लोगों को रोजगार देना होता है और ग्रोथ को इक्वली रीजनल बैलेंस करना होता है, इक्वल ग्रोथ करनी होती है, अमीर और गरीब के बीच में खाई कम करनी होती है। वो सोशल एजेंडा होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों की बीच की होती है, जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का स्थान हो। देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार का कोई रोल नहीं होता। सरकार सिर्फ अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, बिजनेस का काम नहीं करती। सरकार की कोई कंपनी नहीं होती। मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है वो ये कि ये एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर फोकस होता है इसमें। मतलब कि लोगों की फैक्ट्री होगी, लोगों की ज़मीनें होंगी, लोग हैं वो क्या बिजनेस करना है क्या नहीं करना है वो अपने हिसाब से देखेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी वो नहीं होगी, मतलब सरकारी बसें नहीं होगी, सरकारी ट्रेन नहीं होगी, सरकारी जहाज नहीं होंगे, सरकारी स्कूल नहीं होंगे। किसके होंगे? प्राइवेट के होंगे, प्राइवेट सेक्टर के। प्राइस मैकेनिज्म, सरकार प्राइस डिसाइड नहीं करती, डिमांड और सप्लाई है वो डिसाइड करती है प्राइस। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस होता है, मैकेनिज्म बहुत फिक्स होता है, सरकार का रोल होता है, सरकार को डिसाइड करना होता है, जैसे कि पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस, स्कूल की फीस, ये सब सरकार का रोल होता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये डिमांड और सप्लाई मार्केट डिसाइड करती है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है उसका फैसला वो खुद करते हैं। जो डूइंग बिजनेस इजीनेस, बिजनेस करना बहुत आसान होता है उस तरह के माहौल में, और सरकार उसी तरफ बढ़ रही है कि वो कैसे कोशिश करे बिजनेस करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान हो, इससे ग्रोथ बढ़ेगी। सरकार भी उसी की तरफ बढ़ रही है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, सॉवरेनिटी ऑफ दैट कंज्यूमर। सॉवरेनिटी ऑफ दैट कंज्यूमर का मतलब यह हुआ कि जो कंज्यूमर होता है उसके मामलों में उसको क्या खरीदना है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कोई तीसरा बंदा सरकार उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ज़बरदस्ती उसके लिए प्रोड्यूस नहीं करेगी। जिस स्कूल से पढ़ना चाहता है वो जहाँ से पढ़ना चाहता है वहाँ से वो पढ़ सकता है, जो सामान लेना चाहता है वो ले सकता है। उस कंज्यूमर के पास ज़्यादा राइट होते हैं, उसकी चॉइस ज़्यादा होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। प्रॉफिट मोटिव, इस इकोनॉमी में प्रोड्यूसर होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, प्राइवेट फर्म होगी, उसका मेन एजेंडा प्रॉफिट कमाना होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो ये नहीं चाहेगी कोई, वो उसका एजेंडा ये नहीं होगा कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं और गरीबों को पढ़ाना है या टॉयलेट बनवाने हैं, सैनिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, सड़कें बनवानी है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सरकार का रोल होगा, सरकार का रोल होता है, सोशल इकोनॉमी में रोल होता है। तो वहाँ पे प्राइवेट और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव मेन होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, डेमोक्रेटिक ज़्यादा होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि उनके पास चॉइस होती है, कंज्यूमर के पास भी चॉइस होती है और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर और जो ओनर होते हैं उनके पास भी चॉइस होती है, उनको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना।
लाइसेंस हर बात के लिए नहीं लेना होता कि आपको इतनी चीज़ बनानी है, उनके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, देश का इंटरेस्ट ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं होता। सोशल इकोनॉमी में देश का इंटरेस्ट नंबर 1, पब्लिक का इंटरेस्ट नंबर 1, जबकि यहाँ पे जिसने पैसे लगाए हैं वो अपना इंटरेस्ट देखेगा, वो दूसरों का इंटरेस्ट नहीं देखने वाला है, वो गरीबों का इंटरेस्ट नहीं देखने वाला है। तो आप बोल सकते हैं कि लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इनका बोलबाला है, इनका बोलबाला है। सोशलिस्ट इकोनॉमी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि खर्च जो एक्सपेंडिचर और इनकम है उसका गैप है, वो सरकारें बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्री की चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं दी जा सकती। एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस ये ज़्यादा आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो यही कारण है कि हर जो इंडिया में अभी जो सरकारें आ रही है उनका रुझान ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। हालांकि इंडिया फिर भी मिक्स्ड इकोनॉमी, आज के टाइम में भी पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट पार्टिसिपेशन से करवाना सरकार का मेन मोटो है, क्योंकि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते। प्राइवेट सेक्टर के बिना ग्रोथ को तेजी लाना बहुत मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन था हमारा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। निम्नलिखित में कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इनके जो फीचर्स थे, ऑब्जेक्टिव थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, वो आपको समझ में आए होंगे। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, सर्विस मोटिव, फ्रीडम ऑफ चॉइस कंज्यूमर। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन बहुत टफ होता है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकार ही सब कुछ कर रही है। सर्विस मोटो नहीं होता, सर्विस मोटिव नहीं होगा, सोशल सेवा इसमें की भावना इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रॉफिट मोटिव होता है। सर्विस मोटिव नहीं है, सोशल मोटिव नहीं है, क्या है? प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब ये फीचर नहीं है, तो आंसर होगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बैंकिंग सेक्टर पे हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।